Okay, hello students. Today we are studying chapter number 2 of Business Studies class 12. The name of the chapter is Principles of Management. प्रिंसिपल का हिंदी में मतलब रहता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जो किसी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड रहता है। साइंस के अंदर हमने कई बार पढ़ा है कि प्रिंसिपल साइंस के अंदर किस हिसाब से रहते हैं कि कोई भी अपन केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उनके बीच में दो केमिकल्स को मिलाने से जो कॉज और इफेक्ट होता है या उनका जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हमेशा नाम दिया जाता है प्रिंसिपल। सेम तरीका रहता है हमारा BST बिज़नेस के अंदर हमारा रहता है कि इट रिफ्लेक्ट्स और इट मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी पर्सन अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बिज़नेस वो स्टार्ट क्यों कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और उस बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए उसे अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स भी दिखाने पड़ेंगे। तो कॉज क्या हो रहा है यहाँ पे? उसके एफर्ट्स हो गए, और उसका रिलेशनशिप किससे दिखाया जा रहा है? इफेक्ट किस चीज़ से मिल रहा है? उसको प्रॉफिट अर्निंग होके मिल रहा है। तो उस रिलेशन को हमेशा नाम दिया जाता है प्रिंसिपल नाम दिया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर जब अपन बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं तो दो इंजीनियर्स का नाम अपन देखते हैं। एक तो थे F.W. टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स दिए थे, और एक थे सर हेनरी फेयोल। सर हेनरी फेयोल का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1841 के अंदर, और इनको इंजीनियरिंग के अंदर इनको डिग्री मिली थी ईयर 1860 के अंदर। इन्होंने एक कोल माइन के अंदर भी काम किया था, और कोल माइन के अंदर काम करने के बाद में 1878 के अंदर इनका प्रमोशन हो गया था, तो यहाँ उस कोल फैक्ट्री के कोल माइन के मैनेजर बन गए। इन्होंने अपने इंजीनियरिंग के और उस टाइम के अंदर कई चीज़ें नोट करी किसी बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए किन किन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उनमें से 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे, उसके अंदर से आज अपन 7 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, उनका पहला प्रिंसिपल दिया गया तो उसका नाम था डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब हो गया कार्य का विभाजन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर अगर काम किया जाता है तो सारा काम एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकता। तो जितने भी टास्क होंगे उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग पर्सन्स का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन कभी भी बैंक में जाते हैं, बैंक से डील करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, RTGS NEFT कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे एक सेपरेट काउंटर होता है, और उस सेपरेट काउंटर के ऊपर जो पर्सन अपॉइंट होता है वो अपने काम के अंदर एकदम परफेक्ट होता है। तो क्यों होता है? काम एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, मैनेजर से तो सब कुछ होगा नहीं, तो अलग अलग पर्सन्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या मानी जाती है कि अगर कोई एक पर्सन अपने टास्क को लगातार परफॉर्म कर रहा है तो उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर आप कैश विड्रॉ करने जा रहे हैं और कैशियर के पास में जाके उससे चेक देते हैं, तो चेक देखते ही वो क्या करता है? इंस्टेंट डिनोमिनेशन काउंट करता है हैंड टू हैंड, और मशीन के अंदर कैश काउंट करके आपको प्रोवाइड करा देता है। अगर यही कैश ईयर का काम अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर करेगा तो उससे वो परफॉर्म करने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कैशियर तो अपने काम के अंदर एक्सपर्ट है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है कि द होल टास्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड टू डिफरेंट पर्सन्स। बैंक के अंदर कई काम होते हैं, काम अलग अलग वो डिवाइड कर दिया जाता है। सेम टाइप से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सपोज करते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी फूड प्रोडक्ट्स तैयार करती है। अपन रसना का एग्जांपल लेते हैं। रसना कंपनी है वो क्या करती है कि मार्केट के अंदर खुद के प्रोडक्ट को तैयार भी करेगी, तैयार करने के बाद मार्केटिंग का काम भी करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करेंगी, सेलिंग का काम भी करेगी। लेकिन जब प्रोडक्शन का काम होता है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल लाने का काम एक व्यक्ति का रहता है, उसको रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बनाने का काम दूसरे व्यक्ति का रहता है। एक ही व्यक्ति तो सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हर टास्क अलग अलग आदमी को प्रोवाइड करवाया जाता है। उस चीज़ को नाम दिया जाता है, उस प्रिंसिपल कहा जाता है डिवीज़न ऑफ वर्क। अच्छा, अब डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर सबसे ईजी चीज़ क्या रहती है, इसका बेनिफिट क्या रहता है डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर, कि अगर एक ही व्यक्ति अपना काम लगातार परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर उसे एक्सपर्टाइज हो जाएगा। अगर कोई पर्सन है किसी कंपनी के अंदर वो अकाउंट्स का काम करता है तो वो अकाउंट्स सेक्शन के अंदर परफेक्ट रहेगा वो,
वो मार्केटिंग और सेलिंग के एरिया के अंदर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल किस पे बेस रहता है कि कोई भी पर्सन अगर अपना काम करता है तो ईच पर्सन को अलग अलग काम प्रोवाइड करवाया जाए, एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, और जो काम करवाया जाएगा वो पर्सन उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं अपन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमको क्या बोलता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी काम किया जाता है तो हमेशा डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करते रहना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब होता है साइड एरिया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से कहने का मतलब है कि अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपना अगर टारगेट क्या लेके चलता है, प्रॉफिट लेके चलता है, तो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को हमेशा किस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट ओरिएंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, टॉप लेवल होंगी, लोअर लेवल अथॉरिटीज़, जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी, उन सब का मेन डायरेक्शन टास्क क्या रहेगा कि हम कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। डायरेक्शन का मतलब अपन लेके चलते हैं, दो मतलब होते हैं, एक तो होता है साइड और एक होता है हमारा टास्क। कंपनी के अंदर डायरेक्शन का मतलब दोनों तरफ से लिया जाता है। अगर टास्क के फॉर्म में अपन लेते हैं तो कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब अपनी अपनी तरफ से अपना अपना टास्क अगर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग के लिए, गोल ओरिएंट होने के लिए अपने जो टास्क होंगे उन्हें प्रॉपर तरीके से पूरा करना पड़ेगा। तीसरा आता है जो हमारे पास में, उसे कहा जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है कि पावर टू टेक डिसीजंस। आपको ध्यान होगा कि जब हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल अथॉरिटीज़ पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बताया गया था कि टॉप लेवल का काम होता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करना, और लोअर लेवल का काम होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होती है कि उन टास्क को टाइम के ऊपर पूरा करना। तो अथॉरिटी जो फंक्शन होता है हमेशा किसके साथ रिलेट करता है, टॉप लेवल अथॉरिटीज़ के साथ में करता है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, COO ये सब रहते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसके साथ में रहता है, जितने भी सबऑर्डिनेट लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल्स होते हैं टॉप लेवल के अलावा, उन सब का मेन टास्क रहता है, उनका काम रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब हो गया पावर टू टेक डिसीजंस। डिसीजंस हमेशा लिए जाएंगे टॉप लेवल की तरफ से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू कंप्लीट द टास्क विद इन द स्टिपुलेटेड और गिवन टाइम बाय द टॉप अथॉरिटी। टॉप अथॉरिटी ने जो भी टाइम अपने को प्रोवाइड करवाया है उस टाइम के अंदर अपने को वो टास्क कैसे भी पूरा करना है। अपन एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 3 घंटे का जो हमको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसके अंदर अपने को काम पूरा करके देना है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। इसी तरीके से एक एग्जांपल कंपनी का और देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि कोई प्रोडक्शन कंपनी है जो कोका कोला तैयार करती है या कोई सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करती है। अब सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करती है तो टॉप लेवल अथॉरिटी है, टॉप लेवल का पर्सनस है, उनके पास पावर है, वो ऑर्डर कर देते कि अपने को 1 महीने के अंदर 1000 बॉटल्स तैयार करनी है। लेकिन अब उस 1000 बॉटल्स का उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसकी पूरा करने की, लोअर लेवल की है। तो लोअर लेवल का ये ड्यूटी रहेगी कि वो जो टास्क दिया गया है उस टास्क को एक दिए गए टाइम के अंदर पूरा करें। अगर वो उस काम को दिए गए टाइम के अंदर पूरा नहीं करता है तो लोअर लेवल के ऊपर टॉप लेवल कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है या किसी भी टाइप का उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर अथॉरिटी भी होनी चाहिए और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से खुद के गोल ओरिएंटेड काम नहीं कर सकता, प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकता। चौथा अपन जो हेनरी फ्योल की तरफ से दिया गया प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं तो उसका नाम होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का नाम हिंदी में मतलब रहता है प्रॉपर तरीके से काम करना, या अपन इसको डिसिप्लिन को बिजनेस फॉर्म के अंदर अगर पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो काम आपको दिया गया है उस काम के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो
टॉप लेवल और लोअर लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं, इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट कैसा रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए। जो भी टाइम ऑफिस आने का दिया गया है उस टाइम के ऊपर ऑफिस आना चाहिए और पर्टिकुलर गिवन टाइम तक आपको खुद का टास्क वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोडक्शन का काम करेगी लेबर और उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स जो अकाउंट्स का काम देखते हैं। ऑफिस का टाइम है कम, फैक्ट्री का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सबको 10 बजे आना कंपलसरी है और शाम को 5 बजे उनका छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर टॉप लेवल अथॉरिटी इसी टाइम पर नहीं आएंगी, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगी, तो लोअर लेवल फॉलो करेगा उसे, लोअर लेवल भी फॉलो नहीं करेगा। तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी पाई गई है? डिसिप्लिन की कमी पाई गई है। कोई भी प्रॉपर तरीके से तो अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। लोअर लेवल क्या मान के चलेगा कि टॉप लेवल ही अगर अपनी तरफ से टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम भी उस टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म क्यों करेंगे? तो डिसिप्लिन का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेवेस्टेड फ्रॉम इट्स प्री डिस्क्राइब्ड गोल्स। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिस्क्राइब्ड गोल हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो अगर 10 बजे से 5 बजे जो 8 घंटे का ड्यूरेशन है काम का, इस 8 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर अगर लेबर 1 घंटा लेट आने लगेगी तो इसका मतलब क्या होगा? महीने के वो 30 घंटे लेट आ रही है लेबर, 30 घंटे लेट आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा? कंपनी का जो आउटपुट है वो भी कितना घंटे पीछे हो गया? 30 घंटे पीछे हो गया। इसका नुकसान किससे उठाना पड़ेगा? कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। दूसरा डिटेल में एग्जांपल देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50 लेबर है और 50 की 50 लेबर 8 घंटे काम करती है, तो एक दिन के अंदर कितना काम किया जा रहा है? 400 आवर्स काम किया जा रहा है। लेकिन अब डेली वो 1 घंटा लेट आती है तो इसका मतलब डेली अब 400 आवर्स की जगह कितना काम हो रहा है? 350 आवर्स ही काम हो रहा है। तो कंपनी को लॉस कितने घंटे का हो रहा है? 50 आवर्स का लॉस हो रहा है कंपनी को। तो किसकी वजह से हो रहा है? कंपनी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं, उसकी वजह से हो रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर प्रॉफिट अर्निंग के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन खुद के गोल्स को स्टिपुलेटेड या गिवन टाइम के अंदर कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। फिफ्थ, अगर अपन प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का देखते हैं तो हेनरी फ्योल का 5th प्रिंसिपल क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब यहाँ पे माना जाता है ऑर्डर। मिलिट्री के अंदर माना जाता है कमांड, या स्कूल के अंदर जब आप आते हैं तो स्कूल के अंदर कमांड दिया जाता है आपको एक्शन करने के लिए। बिजनेस के अंदर हमेशा कमांड का मतलब होता है कोई भी एक्शन लेना। अगर बिजनेस के अंदर किसी लेबर को, किसी एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा लोगों से कमांड मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर वो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को काम परफॉर्म किसका करना है। फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर प्रोडक्शन का काम होता है और कंपनी के अंदर सेल्स का काम होता है। अब एक लेबर है, उस लेबर को कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि आपको महीने की 50 बॉटल्स प्रोड्यूस करनी है। लेकिन कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर आके बोलता है कि मार्केट के अंदर सेल्स ज़्यादा हो रही हैं तो तुम्हें 50 की जगह 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अब माइंड के अंदर कन्फ्यूज़न किसके हो गया? लेबर के हो गया कि मैं ऑर्डर किसका मानूँ? मैं प्रोडक्शन मैनेजर का ऑर्डर मानूँ या मैं सेल्स मैनेजर का ऑर्डर मानूँ? तो उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए किस रूल को, किस प्रिंसिपल को डाला गया? यूनिटी ऑफ कमांड को डाला गया। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है वो अपने फिक्स्ड जो अथॉरिटी होती है उसको ही रिपोर्ट करेगा और उसका ही ऑर्डर या उसकी ही कमांड को वो मानेगा। अगर वो उसकी कमांड को नहीं मानता है तो वो उसका ऑफिसर होता है, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन ले सकता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर चांसेस ऑफ कन्फ्यूज़न ना के बराबर रहते हैं अगर इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं 6th प्रिंसिपल, इसका नाम होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का नाम होता है विकेंद्रीयकरण।
सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर होता है वो पावर लिमिटेड हैंड्स के अंदर होता है, एक सिर्फ टॉप अथॉरिटी के हाथ के अंदर होता है, एक्शन लेने का, ऑर्डर्स इशू करने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने का। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से अपन क्या समझते हैं कि जो भी ऑर्डर देने का या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करने का जो टाइम होता है या जो काम होता है वो हर लेवल के ऊपर डिवाइड रहता है। बिजनेस के अंदर अपन को पता है टॉप लेवल, मिड लेवल और सुपरवाइजर लेवल या लोअर लेवल, तीनों लेवल्स होते हैं। तो जब सारा का सारा कमांड अगर टॉप लेवल अथॉरिटीज़ के हाथ में रहता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया जाता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब सारा का सारा पावर बाइफिग्रेट हुआ हुआ रहता है, डिवाइड हुआ हुआ रहता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है? डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का होना ज़रूरी है। अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर सकता। अगर सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन ही है तो इसका मतलब क्या रहेगा? पावर गलत हाथों के अंदर रहेगा, वो कोई टॉप अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकती हैं। तो इस मिसयूज़ को बचाने के लिए हेनरी फ्योल ने अपनी तरफ से क्या सजेस्ट किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकता। तो सेंट्रलाइजेशन का अगर अपन इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इट डायरेक्टली मीन्स दैट पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल अथॉरिटीज़। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब रहता है कि द पावर रिलेटेड विद फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज बाइफिग्रेटेड और सब डिवाइडेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स के ऊपर वो बाइफिग्रेटेड रहता है, डिवाइडेड रहता है। अच्छा, अब अपन देखते हैं हेनरी फ्योल ने जो 7th प्रिंसिपल अपने को दिया था, 7th प्रिंसिपल उन्होंने दिया तो उस प्रिंसिपल का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है भत्ता। रेम्यूनरेशन, कोई भी लेबर अगर काम करती है तो उससे क्या दी जाती है? वेजेस दी जाती है। और अगर कोई एम्प्लॉइज़ काम करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है? सैलरीज दी जाती हैं। तो सैलरीज और वेजेस का डिफरेंस आप लोग भली भांति परिचित हो। रेम्यूनरेशन से मतलब है इस प्रिंसिपल के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं या लेबर होती है उन्हें ऐसा रेम्यूनरेशन, ऐसी वेजेस या सैलरी दी जाए जिससे कि वो एक अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। लाइफ के अंदर हर पर्सन की ख्वाहिश होती है कि उसके पास में खाने पीने के लिए सब कुछ हो, रहने के लिए मकान हो, अच्छा कपड़े पहनने के लिए हो, वो सारी की सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो प्रॉपर रेम्यूनरेशन के अंदर हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी फ्योल दैट the remuneration will be provided in such a manner that a person will be able to maintain a good standard of living। एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो मेंटेन कर सके। अच्छा, अब रेम्यूनरेशन के अंदर अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ करिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी कई साल से लॉस में चल रही थी लेकिन अचानक से वो प्रॉफिट में आती है। अब जैसे वो प्रॉफिट में आएगी तो प्रॉफिट को के ऊपर सबसे पहले किसका राइट रहेगा? शेयर होल्डर्स का राइट रहेगा। लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि लेबर को या एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ हिस्सा बोनस के तौर पे एम्प्लॉइज़ के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो बोनस किसका पार्ट हो गया? रेम्यूनरेशन का तो पार्ट हो गया। तो जब लेबर को, एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया जाएगा तो इसकी वजह से मोटिवेट कौन होंगे? एम्प्लॉइज़ मोटिवेट होंगे, लेबर मोटिवेट होगी और वो क्या करेगी? अपनी तरफ से कंपनी के अंदर अपना आउटपुट और भी ज़्यादा प्रोवाइड करवाने लग जाएगी। अच्छा, तो इन 7 प्रिंसिपल्स का होना जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन एक बार इसको ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है दोबारा से। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप होता है या एक ऐसा फिनोमेना जो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड रहता है, उस फिनोमेना को नाम दिया जाता है प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल आप जब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दो लोगों ने प्रोवाइड करवाए थे। एक तो थे सर F.W. टेलर और एक थे हेनरी फ्योल। F.W. टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए थे। और हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, वो 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो अपन ने पढ़ा था उसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर कोई एवरी टास्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। हर टास्क स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक आदमी से सारा का सारा टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता, वो इनकैपेबल है सारे टास्क को परफॉर्म करने में। इसका अपन बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं बैंक्स। बैंक्स के अंदर सारा का सारा काम लोगों के बीच में डिवाइडेड रहता है और एक पर्सन के ऊपर बर्डन कभी नहीं आता। इस प्रिंसिपल की खासियत क्या रहती है, सिग्निफिकेंस क्या रहता है, बेनिफिट क्या रहता है इसका, कि वन पर्सन शुड बी एक्सपर्टाइज इन इस एरिया। एक पर्सन एक्सपर्ट रहेगा अपने एरिया के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर। एग्जांपल मैंने आपको कैशियर का बता ही दिया। दूसरा रहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मतलब रहता है हमारा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म किया जाएगा। कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या रहता है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो हर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सारे के सारे टास्क इस हिसाब से करने चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डे बाई डे इंक्रीज हो, कंपनी अपने प्रॉफिट को प्रॉपर तरीके से अर्न कर सके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थर्ड प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर अथॉरिटी भी होनी चाहिए और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कि अथॉरिटी हमेशा किसके साथ में रहती है, टॉप लेवल्स के साथ में रहती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसके साथ में रहती है, सबऑर्डिनेट लेवल या लोअर लेवल के साथ में रहती है। अगर टॉप लेवल ने अपनी तरफ से कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल दिया तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम उनसे प्लान के बारे में पूछती रही, काम के बारे में पूछती रहे, अपडेट लेती रहे। और सबऑर्डिनेट लेवल्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है कि वो काम के बारे में प्रॉपर टाइम टू टाइम फीडबैक अपने टॉप लेवल्स को, टॉप अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करवाते रहे कि काम कैसा चल रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो करंट एग्जांपल चलता है। यूएस की एक कंपनी है क्लार्क्स। क्लार्क्स कंपनी शूज़ मैन्युफैक्चर करती है। क्लार्क्स कंपनी के अंदर क्या हुआ था ईयर 2016 के अंदर कि जो टॉप लेवल था उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि हमको 1 मिलियन शूज़ का प्रोडक्शन करना है विद इन 6 मंथ्स। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अथॉरिटी हो गई उनकी। और अब टास्क को परफॉर्म किससे करना था, एम्प्लॉयज़ को, लेबर को परफॉर्म करना था। वो एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ ने बोला ठीक है टास्क को अपन परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में 3 महीने तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, आइदर ना तो रॉ मटेरियल परचेज किया ना प्रोडक्शन लाइन सेटअप करी। 3 महीने के बाद में टॉप लेवल ने जब इनसे पूछा कि आपका काम कितना हुआ, तो उसके अंदर पता चला कि सबऑर्डिनेट लेवल ने अपनी तरफ से टास्क बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस साइड से आई है, प्रॉब्लम दोनों साइड से आई है। टॉप लेवल की तरफ से भी आई है कि उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन फीडबैक प्रॉपर लिया नहीं, और लोअर लेवल की तरफ से आ गई कि उन्होंने अपनी तरफ से काम को परफॉर्म भी नहीं किया प्रॉपर तरीके से और अपना टाइम टू टाइम फीडबैक टॉप लेवल को दिया भी नहीं। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल अगर कोई ऑर्डर्स इशू करता है तो उसे देखना ज़रूरी होता है कि वो ऑर्डर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। और लोअर लेवल, सबऑर्डिनेट लेवल्स की ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम फीडबैक दें कि काम कितना परफॉर्म हो चुका या काम के अंदर उनको किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद में आता है डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब प्रॉपर लॉगिन टाइम और लॉग आउट टाइम जो ऑफिस का होता है, कंपनीज़ का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल डिसिप्लिन से रिलेटेड आपको और देते हैं। आप लोगों ने जयपुर के अंदर कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ का नाम सुना होगा, जेनपैक्ट से आप लोग सब जानते होंगे। तो कंपनीज़ ने क्या कर रखा है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एक आईडी कार्ड बनवा रखे हैं। जब तक वो आईडी कार्ड को स्वाइप नहीं करेंगे तब तक उनकी एंट्री होगी नहीं, और जब तक स्वाइप नहीं करेंगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जा सकते।
तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिव कोई एम्प्लॉय है वो कितना प्रोडक्टिव है, उसका सारा का सारा डेटा किसके थ्रू वो कलेक्ट करते हैं, उन स्वाइप मशीन्स के थ्रू, उन कार्ड्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं कि वो डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से खुद का काम परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर लॉगिन टाइम उनका प्रॉपर है या नहीं है, लॉग आउट टाइम उनका प्रॉपर है या नहीं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉगिन और लॉग आउट टाइम के अंदर प्रॉब्लम रहती है तो इसका डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहता है। फिर बताया मैंने यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि वन पर्सन शुड बी गिवन द कमांड बाय ओनली वन सुपीरियर पर्सन। एक ही सुपीरियर पर्सन एक एम्प्लॉय को अपनी तरफ से कमांड प्रोवाइड करे। एक लेते हैं अपन एग्जांपल, एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिस ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर प्रोडक्शन लाइन के अंदर 15 लोग हैं और 15 लोग इसके ऊपर किसको रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को। और अगर कमांड उनको दिया भी जाएगा, ऑर्डर भी दिया जाएगा तो किसकी तरफ से दिया जाएगा, उस प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ से तो दिया जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा लोग अगर कमांड देना चालू कर देते हैं तो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ले सकते हो कि अगर आपको घर का कोई बड़ा सदस्य कोई काम परफॉर्म करने के लिए बोलता है और आप उसकी जगह दूसरा काम, कोई दूसरा सदस्य दूसरा काम करने को बोलता है और दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसका टास्क पहले पूरा करो। तो सेम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ को अगर एक से ज़्यादा अथॉरिटीज़ से ऑर्डर्स मिलना चालू होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पहले कमांड किसका माने, एक पर्सन का माने, आइदर बी पर्सन का माने। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो सारा का सारा है वो टॉप अथॉरिटीज़ के हाथ में रहेगा, लिमिटेड हैंड्स के अंदर रहेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने का वो हर लेवल के ऊपर बाइफिग्रेटेड रहता है। हेनरी फेल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है तो हर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी प्रॉब्लम होंगी, उन प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। और कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन बेसिस पर ही काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी तरफ से काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हेनरी फेल के अकॉर्डिंग सबसे बेटर तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर अ प्रॉपर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेवंथ जो हमारा प्रिंसिपल होता है हेनरी फेल की तरफ से दिया हुआ, उससे दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है अ प्रॉपर वेज मस्ट बी गिवन टू एन एम्प्लॉय और लेबर सो दैट ही कैन परफॉर्म और मेंटेन अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई भी लेबर अगर अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करना चाहता है तो उसके लिए उसे प्रॉपर पैसा तो चाहिए, रेमुनरेशन तो चाहिए। और जब तक उसे प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपनी तरफ से उस टास्क को या अपनी तरफ से कंपनी के अंदर जो खुद का आउटपुट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी। इसका बेस्ट एग्जांपल कि कोई कंपनी है अगर प्रॉफिट अर्न करती है और प्रॉफिट अर्न करने के बाद में शेयर होल्डर्स को सारा प्रॉफिट डिवाइड करने के अलावा अगर कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व रख के एम्प्लॉयज़ के बीच में एज ए बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे और अपनी तरफ से जो टास्क होगा कंपनी के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं ये अपन ने पढ़े। अच्छा, अब इसके अलावा 7 प्रिंसिपल्स हमारे और आते हैं जो हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे। सो आज के लिए आपके लिए इतना मैटर है। थैंक यू।